नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आम लोगों के बारे में और सीधा उनकी जेब से जुड़ी हुई है, क्योंकि 1 अप्रैल से कई ऐसे नियम बदलने वाले हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। चाहे फिर वो एटीएम हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे यूपीआई के नियम हो, तो इन सब के बदलावों का आप पर कैसे असर पड़ेगा, क्या होगा, कौन कौन से बदलाव होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जो कि मुकेश पांडे जी हैं, जो कि फाउंडर है rupiapesa.com के। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो 1 अप्रैल से नियम बदलने वाले हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आम जिंदगी पर काफ़ी असर पड़ता है। मसलन कि एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा, यूपीआई ऐसे ट्रांजैक्शन जो यूपीआई में से हो रहे हैं बट वो नंबर अभी तक एक्टिव है लेकिन उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है तो उनको बदला जाएगा। ऐसी कई चीज़ें हैं। तो सर, इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्या है मतलब? मनीष जी, धन्यवाद। जो आप आज टॉपिक लेकर के आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर आम आदमी के लिए जानना, ताकि वो आगे आने वाले जो भी महीनों में जो भी प्रस्ताव आया है चेंज होने का बैंकिंग के अंदर में, उसको समझ पाए और उस तरीके से अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कर पाए। जहां तक एक एक करके हम बात करते हैं कि एटीएम के अंदर में विड्रॉल को लेकर के सिर्फ हमारे चेंजेस होने वाली है पॉलिसी। उसके अंदर में जो अकाउंट है वो 3 सेक्शन में बांटा गया है एक्चुअली। 3 शहरों में 3 तरीके से, एक अर्बन जो शहरी में शहरों में रह रहे हैं, एक सेमी अर्बन और एक ग्रामीण इलाके में। तो इनके अंदर में एक मिनिमम बैलेंस की सीमा तय की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर शहर में रह रहे हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए तक मेंटेन करना है अपने सेविंग अकाउंट में। अगर आप सेमी अर्बन के अंदर में है तो 2,000 तक का मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट में एवरेज मेंटेन करना है। जी। और अगर आप ग्रामीण में है तो तकरीबन 1,000 रुपए। अगर आप ये मिनिमम बैलेंस भी अपने अकाउंट में सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक एक चार्ज डिडक्ट हो जाएगा, जिसको पेनल्टी भी कह सकते हैं, जी। या फिर नील मेंटेनेंस या लो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, उस तरीके से वो चार्ज किए जाएंगे। जी। जी सर, ये तो बैंकिंग। यूपीआई। जी सर, बताइए। जी। जी, आप पूछिए पूछिए। जी। दूसरा सर, जैसे कि बैंकिंग की बात हुई तो एटीएम से जो पैसे विड्रॉल करते हैं उसके भी चार्जेस बढ़ने वाले हैं। पहले ये 17 रुपये थे जो अब 19 रुपये हो जाएंगे। मतलब जो आप फ्री लिमिट है वो तो रहेगी, लेकिन फ्री लिमिट के बाद आप नॉन बैंकिंग ब्रांच से निकालते हैं। मसलन मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और मैं आईसीआईसीआई निकालता हूँ तो मुझे चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, 2 रुपये का ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो सर, इसको ज़रा बता दीजिए। इसके भी चार्जेस रिवाइज हो रहे हैं। पहले जी। जब इनिशियली ये पॉलिसी लाई गई थी तो 5 ट्रांजैक्शन नॉन बैंकिंग के अलाउड हुए थे, जी। जो कि अब ये 3 ट्रांजैक्शन पे लिमिट कर दी जाएगी। कि अगर आप एचडीएफसी, जैसा आपने बोला कि अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है और आप किसी वजह से ऐसी जगह जहां एचडीएफसी का एटीएम नहीं है, आप किसी और बैंक के एटीएम की सुविधा यूज कर रहे हैं, तो महीने में 3 ट्रांजैक्शन से ऊपर अगर आपका नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन या एटीएम विड्रॉल जाता है तो जो चार्जेस है वो 20 रुपए से 25 रुपए के बीच वैरी करेगा बैंक टू बैंक। जी। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हम कोई नॉन बैंक ट्रांजैक्शन या अपने बैंक के अलावा किसी और बैंक से जो विड्रॉल करते हैं तो इन शुल्कों के बारे में हमारी जानकारी होनी जरूरी है, ताकि जब आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। जी सर, हमारा ये शो करने का सर मकसद ही यही था, क्योंकि ये खबरें तो कई दिनों से चल रही हैं कि 1 अप्रैल से ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं मीडिया में कुछ आ रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक प्रॉपर तरीके से इसको समझाने के लिए एक्सपर्ट के साथ बातचीत की जाए, ताकि पब्लिक को क्लियरिटी रहे कि क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है और उसमें क्या क्या बदलाव होगा। सर, जैसा कि आपने एटीएम और बैंकिंग के बारे में बताया, अब सर बात करेंगे सर यूपीआई पे। जो यूपीआई के बारे में कहा जा रहा है कि यूपीआई के नियम में ये बदलाव हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लोग पैनिक भी कर रहे हैं कि कहीं मेरा यूपीआई बंद तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में सर, यूपीआई की क्या नियम बदलने वाले हैं? यूपीआई के अंदर में ना गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर के आई है, जी। जिसके बारे में जो अकाउंट मतलब जो मोबाइल नंबर पिछले 3 महीने से बिल्कुल इनएक्टिव है। जी। इनएक्टिव बोलने का मतलब ना कोई एसएमएस गया है, ना कोई एसएमएस आया है, ना उन्होंने कोई कॉल किया है, ना आपने उसकी कोई नेट मतलब इंटरनेट उससे यूज किया है, जिसका इन्होंने नाम रखा है MNRL, मोबाइल जी। नंबर रिवोकेशन लिस्ट। तो उस लिस्ट में आपकी नाम चली जाएगी। अगर आपका अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर 3 महीने से एक्टिव है तो उस नंबर पे जितनी भी यूपीआई सेवाएं हैं जी। वो बंद कर दी जाएंगी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बैंक के थ्रू अपने मोबाइल नंबर को अपडेट रखें, ताकि आप ये यूपीआई सर्विसेज अब ढंग से अपने तरीके से यूटिलाइज कर पाए।
तो जी ये सर। एक्चुअली एक जरूरी कदम भी है सरकार के तरफ से, ताकि यूपीआई ट्रांजैक्शन में जो अभी साइबर क्राइम या किसी तरीके का फ्रॉड हो रहा है वो कंट्रोल किया जा सके। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। दरअसल यूपीआई को लेके आज हर दूसरा आदमी यूपीआई को यूज़ करता ही करता है। मतलब इतनी ज़्यादा है कि यूपीआई के बिना सोचना भी मुश्किल है। तो यूपीआई जब हम यूज़ करते हैं तो इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि आपने जैसा बताया कि केवल ऐसे नंबरों से यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा जो तीन महीने से एक्टिव नहीं है और उन पर ना कोई एसएमएस आया है ना कुछ भी हुआ है। तो ऐसे में पब्लिक को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं और आपका नंबर एक्टिव है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसकी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। सर, ये जो आपने बताया कि सरकार ऐसे, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं, बहुत सारे आजकल जितने यूपीआई फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या इसके लिए सरकार ने ये फैसला लिया है? बिल्कुल इसी के लिए, ताकि इनएक्टिव अकाउंट के अंदर से, क्योंकि जो इनएक्टिव पड़े हैं उसके थ्रू फ्रॉड्स थोड़ा बढ़ रहा है, पीछे कुछ दिनों में देखा गया है, तो उसके लिए उन्होंने ये एमएनआरएल करके एक लिस्ट तैयार करने के लिए बोला है सारी यूपीआई कंपनीज को, जो जैसे फोन पे हो गए, भारत पे, पेटीएम, जितनी भी है, कि अगर आपको दिख रहा है कि 3 महीने में इस अकाउंट या इस नंबर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन या किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं हुई है, तो आप उसको उस लिस्ट में डालें, एमएनआरएल के लिस्ट में, मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट के अंदर में, और उसको आप इनएक्टिव कर दें, ताकि ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू सारा होगा। जो जी एनपीसीआई ने ये प्रणाली और इसको जो नियम है वो यूपीआई कंपनी को, यूपीआई जो भी यूज कर रहे हैं उनको इंटीमेशन दिया है इस तरीके से उसको लागू करने के लिए। जी सर, जैसा कि आपने बताया तो इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना मोबाइल नंबर तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनका यूपीआई से लिंक नहीं है या फिर एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं। तो क्या उन पे भी असर पड़ेगा, या फिर अगर असर पड़ेगा तो उनको अपना जल्दी से जल्दी यूपीआई से उसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए नंबर को? नहीं, अगर उनको आगे यूपीआई यूज करना है, जी और वो तो कभी भी यूपीआई पे जाकर के अपने नंबर से रजिस्टर करके जी वो लिंक कर सकते हैं, तो उसमें कोई बाद में ऐसी दिक्कत चैलेंज आने वाली नहीं है। बट वो है कि अभी फिलहाल जो इनएक्टिव है उनका जी यूपीआई बंद हो जाएगा, फिर उसको एक्टिवेट कराने के लिए जो भी प्रोसीडियर होंगे वो उनको फिर से दोबारा फॉलो करना पड़ेगा, फिर एक्टिव करना पड़ेगा। जी सर, लेट्स सपोज कि मेरे पास दो नंबर है। एक पे मैंने जी। एक्सिस बैंक का यूपीआई एक्टिवेट किया हुआ है, एक पे आईसीआईसी बैंक का किया हुआ है। अगर ऐसे में मैं दूसरे नंबर को या कन्वर्ट करना चाहूँ, मतलब बदलना चाहूँ, तो उसके लिए कुछ है? या फिर मान लीजिए कि आईसीआईसी बैंक वाला जो नंबर मेरा है वो मैंने पिछले 3 महीने से यूज़ नहीं किया है, ना ही उस पर कोई मैसेज आया है, ना भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो क्या मेरा वो नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा? देखिए, जनरली जब आप यूपीआई यूज करते हैं ना, तो एक नंबर के थ्रू ही कर रहे होते हैं जो आपका मेनली यूज होता है। जी क्योंकि अगर आपके 3-4 अकाउंट है लेकिन एक यूपीआई पेमेंट के लिए आप अपना एक पर्टिकुलर, चाहे सेविंग अकाउंट या कंपनी का बिजनेस है, तो अगर कंपनी के थ्रू जी या बिजनेस की कोई यूपीआई पेमेंट हो रही है तो कंपनी का एक अकाउंट आप एक्टिव रखते हैं, उसको एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, ये तो आपने यूपीआई की बात बताई, लोगों को समझ आ रहा होगा। सर, एक अब अगला जो बदलाव होने वाला है वो गाड़ियों को लेकर है कि गाड़ियां महंगी होने वाली है 1 अप्रैल से। चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो, किया हो, सब ने ऐलान कर दिया है कि हम 1 अप्रैल से गाड़ियां महंगी करने वाले हैं। किसी ने 3%, किसी ने 2%, मैक्सिमम मारुति ने 4% तक का बोला है कि 4% तक के दाम बढ़ाए जाएंगे। तो सर, इसका असर कैसे पड़ेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्राइस को बढ़ाएगा तो फिर इसका असर जो भी अब जो भी उपभोक्ता है जो गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और उनके जेब थोड़ा ज्यादा ढीली होगी। लेकिन जिस भी हिसाब से जो कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजहें इंटरनल भी हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, महंगाई दर भी बढ़ रही है, तो इसके अंदर में हाँ, उपभोक्ता की जेब में डेंट पड़ने वाला है। जो गाड़ी वो जो मान लो 10 लाख की खरीद रहे थे वो थोड़ी महंगी, 4-5% जो भी है वो महंगी पड़ेगी उनको। जी सर, ये तो हुई गाड़ियों की बात। अब बात चलते हैं आरबीआई की तरफ। आरबीआई भी 1 अप्रैल से एक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का चेक जारी करते हैं तो इसके बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक जानकारी देनी होगी। ये अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि आजकल हर आदमी इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करता है। तो सर, इससे आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, पॉजिटिव पे सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई भी 50,000 से ऊपर, एक लिमिट अभी आई थिंक सेट अभी होना बाकी है क्योंकि बैंकों के तरफ से, लेकिन अगर आप किसी को भी, जैसा आपने बोला, 50,000 से ज्यादा की पेमेंट कोई कर रहा है तो आपको बैंक को चेक नंबर, किसको पेमेंट कर रहे हैं,
किस डेट का चेक आपने इशू किया है, ये अपडेट करना जरूरी है, ताकि जो ऑनलाइन फ्रॉड या किसी भी तरीके के जो फ्रॉड आजकल बैंकों के थ्रू हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए। वैसे भी बैंकों ने ये मेजर्स पहले भी उठाने शुरू कर दिए हैं कि अगर आप किसी को चेक पास हो रहा होता है तो उनका बैंक का रिप्रेजेंटेटिव जरूर फोन करता है और पूछता है कि आपने किसी को एक्स अमाउंट का चेक इशू किया है, क्या हम इस चेक को पास कर दें। तो कई बैंकों ने इन चीजों को अपने ऑलरेडी रूटीन में लेके आ चुके हैं, लेकिन इसका एक नियम बन जाना कि आपको बैंक को अपडेट करना होगा, ये जो फ्रॉड्स जिस तरीके से कंट्रोल करने की जो मुहिम है सरकार की, वो बहुत कारगर होगा। और आई थिंक इससे लोगों के काफी पैसे जो फ्रॉड के थ्रू खराब हो रहे हैं वो बचने शुरू हो जाएंगे। जी सर, जैसा कि पीपीएस सिस्टम ही है, उसका नाम ही है पॉजिटिव पे सिस्टम, और जी आरबीआई केवल पॉजिटिव पे सिस्टम में नहीं, आम ग्राहकों को जागरूक करने के लिए, आम देश की जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर कई कैंपेन चलाता है। और जैसा आपने बताया कि ये धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई का स्पेशल मुहिम है, तो इसमें निश्चित तौर पर ये फ्रॉड से बचाव करेगा। लेकिन सर, इसमें ऐसे भी लूप होल्स हैं क्या? इसमें आपको लगता है कि कुछ लोग, देखिए क्योंकि देश में लूप होल्स निकालने वाले हर जगह निकाल लेते हैं, तो क्या इसमें भी आपको लगता है कुछ लूप होल्स निकाल पाएंगे लोग, या फिर ये कारगर साबित होगा ये? तो देखिए, लूप होल जब बैंक ने एक पॉलिसी ही बना दी है कि आपको 50,000 से ऊपर के चेक पे हमारे को इंटीमेट करना होगा, और किसी भी वजह से हम मान के चलते हैं कि आप इंटीमेशन करना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक आपको एक बारी फोन तो जरूर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के डेट में बैंकों ने ये पॉलिसी अपनी इंटरनल टीम में इंप्लीमेंट कर रखी है कि अगर कोई सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का चेक क्लियरेंस में आया है तो एटलीस्ट आप पार्टी को फोन करके इन्फॉर्म कर दें कि इस कंपनी के थ्रू आपका चेक आया हुआ है पास होने के लिए, क्या हम उसको पास कर दें। तो वो चीजें उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है, ये सिस्टम में आ जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा, ताकि जो फ्रॉड्स हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, वो कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए। जी, जैसा कि आपने कहा, सही कहा आपने कि ये एक सिस्टम बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर देखा गया था फ्रॉड होते थे, इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते थे। और आरबीआई मतलब हर चीज़ की, हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तो नहीं रख सकता है। मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक मैनेजर जो है वो मुझे बताएगा, या फिर बताना भूल भी सकता है, या मैं ही कई बार इन्फॉर्म नहीं कर पाता हूँ। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम की ज़रूरत थी जो काफ़ी समय से थी। तो देखना होगा कि पॉजिटिव पे सिस्टम कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और मुझे लगता है कि जो आरबीआई का मुहिम है वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक में ही सारा काम हो रहा है, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बढ़ ही रहे हैं देश में। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यूपीआई अपने रिकॉर्ड लेवल पे हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है सर कि ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है? बढ़िया स्ट्रोक है। बाकी जैसे अवेयरनेस, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की भी बड़ी जरूरत है, जी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो जरूरी है कि हर बैंक अपने जो भी अकाउंट होल्डर है, जिम्मेदारी से उनको ये चीज सूचित करे, अपने कस्टमर केयर के थ्रू, अपने ईमेलर्स के थ्रू उनसे बात करें, ताकि वो उनके नॉलेज में जरूर आए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को नॉलेज में नहीं आने की वजह से भी गलतियां होती रहती हैं। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हम अभी जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, इनके बारे में सुनते तो सब लोग हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती है, जिनके कारण वो आधा अधूरा नॉलेज लेके आते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है और पैनिक मच जाता है मार्केट में। फिर कई बार ऐसा देखा गया है कई चीज़ों में कि आरबीआई को फिर उसके लिए गाइडलाइन जारी करनी पड़ती है, खंडन देना पड़ता है, पर्टिकुलर एक पीआईबी डिपार्टमेंट होता है इसके लिए, वो फैक्ट चेक करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आप पैनिक ना करें। तो इसीलिए इस शो के माध्यम से हम पब्लिक को भी कहेंगे कि आपको जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन लगे, ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आप आरबीआई की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपनी बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उनके एफएक्यू देख सकते हैं, ताकि आपको सब कुछ पता लगे। और इसके बाद सर चलते हैं जीएसटी के ऊपर। सर, जीएसटी के नियमों में एक आईडीएस सिस्टम की तैयारी हो रही है, उससे क्या होगा कि सर ये धोखाधड़ी वहाँ भी यही है कि अभी तक क्या होता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में काफ़ी धोखाधड़ी होती थी। जीएसटी में सबसे बड़ा वंडर है वो अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही देखा गया है। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे, ये जो आईडीएस सिस्टम है इससे कितना कुछ बदलेगा? आईटीएस सिस्टम बिल्कुल बहुत बढ़िया है। पहले क्या था कि उपभोक्ताओं के पास ऑप्शन होता था उसके लिए रजिस्टर करें या ना करें, ताकि वो टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठा पाए। लेकिन अब जो नए नियम है उसके थ्रू आपको रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो जो आप वो टैक्स बेनिफिट जो लेने वाली बात है वो आप नहीं ले पाएंगे। और अगर उसके लिए उन्होंने पेनल्टी का भी प्रावधान रखा है कि 10,000 रुपए तक की जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर आप अपनी कंपनी को, अपने व्यवसाय को आप रजिस्टर नहीं कराते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रजिस्ट्रेशन के तहत। जी
सर जैसा कि देखा गया है जीएसटी बैठक में भी कई बार निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि टैक्स सिस्टम जीएसटी का मतलब ही था ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम बनाना, जो कि सरकार काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल रही भी है। पहले शुरुआत में जब ये प्रक्रिया आई थी, लॉन्च हुई थी, तब काफ़ी सारे लूप होल्स इसमें थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते अब कई साल बाद ये सिस्टम एक पारदर्शी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरकार के कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन भी जीएसटी के माप से सरकार की सरकारी खजाने काफ़ी मतलब रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहे हैं इसमें। लेकिन अभी भी जो सिस्टम था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो उसमें बहुत झोल झाल थे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सर सिस्टम क्या होता है, एक बार आम जनता को थोड़ा समझा देंगे? इनपुट टैक्स जो इनपुट टैक्स सिस्टम है वो अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, आप सेल परचेज कोई भी अपने बिजनेस के अंदर में कर रहे हैं और उस सेल करने के बाद जो उसका टैक्स बेनिफिट आपको लेना होता है सर्टेन पीरियड में, उसके लिए आपको अपनी कंपनी को आईटीसी के अंदर में रजिस्ट्रेशन करानी होगी। उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप वो टैक्स जो इनपुट जो आपको क्रेडिट लेना है उसको आप क्रेडिट ले पाएंगे। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो उस टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट को आप नहीं ले पाएंगे, और बाद में आप जब रजिस्टर कराते हैं तो 10,000 रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। जी सर, ये शायद जुर्माने का प्रावधान इसीलिए रखा गया है कि कोई भी हेरा फेरी ना कर पाए और सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे, क्योंकि कई बार ये देखा गया गवर्नमेंट रूल तो ला देती है या आरबीआई गाइडलाइन तो जारी कर देता है, बट उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो शायद ये इसलिए किया गया है कि आप पेनल्टी से तो ज़रूर डरोगे, कम से कम ऐसे नहीं मानोगे तो पेनल्टी से तो मानोगे ही, क्योंकि हमारे देश में लोग जुर्माना पेनल्टी तभी मानते हैं जब उनको लगता है कि नहीं मेरी जेब से कुछ निकल के जाएगा। तो सर दूसरी बात करते हैं, जीएसटी मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। सर एक जो सबसे बड़ा अहम बदलाव होने वाला है, चूंकि नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 1 अप्रैल से, तो इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव आ रहा है। ऐसे बजट के टाइम पे सर ने मतलब निर्मला सीतारमण जी ने साफ कर किया था कि 5 लाख के दायरे को बढ़ा के 7 लाख को बढ़ा के 12 लाख कर दिया था। तो उससे एक बड़ा टैक्स बेस्ड सिस्टम न्यू रिजीम में सिस्टम में चेंज होने वाला है। तो सर 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव होंगे इसमें, जरा बताइए सर। टैक्स तो आप जैसा कि 1 फरवरी को जब अनाउंस किया था हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, जी और ये एक तरीके से बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि टैक्स के स्लैब में चेंजेस हो और 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर देना एक तरीके से बहुत बढ़िया उनका एक कह सकता हूं कि बहुत बढ़िया उनका स्टेप था, ताकि लोगों के पास पैसे थोड़े ज्यादा बच पाए, क्योंकि जब पैसे बचेंगे तो लोग खर्च उस हिसाब से करेंगे और इकोनॉमी के अंदर में वो पैसा अच्छे से रोटेट होगा। तो आने वाले टाइम के अंदर में 1 अप्रैल से जो टैक्स स्लैब की जो चेंजेस हुई है कि 12 लाख रुपए तक आप मतलब महीने का 1 लाख रुपए तक आपका इनकम टैक्स फ्री है। इसका फायदा बहुत अलग अलग एस्पेक्ट पे होगा। जैसे मैंने बोला कि कंज्यूमर खर्च करने में अब हिचकेगा नहीं, जी और उसके बाद जो उनके घर लेने की या उनके आगे अपने जो उनका सपना है अपना घर लेने का, उसमें भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आने वाला है। क्योंकि कई ऐसे भी लोग थे जो लो इनकम के वजह से अपने बड़े घर के सपने को या अच्छे घर के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब अगर जिनकी इनकम 1 लाख है और फैमिली में और भी अर्निंग मेंबर है, उन सबके इनकम को ऐड करके एक घर भी आप अच्छे तरीके से प्लान करते हो। और इसमें रेपो रेट भी अभी अगर आपको तो आइडिया होगा, अभी गवर्नमेंट ने रेपो रेट भी 25 पैसे घटाए हैं, तो होम लोन के दरें भी उसके अंदर में घटे हैं। 8.20 से 8.35 के बीच में अभी एक अच्छे सिविल स्कोर होल्डर को होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं ये कंज्यूमर के लिए अच्छा है, वो उनकी स्पेंड कैपेसिटी को बढ़ाएगा और वो पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में ही रिवॉल्व होगा, रोटेट होगा, जिसका फायदा गवर्नमेंट को भी मिलेगा। जी सर, ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जिस दिन बजट आया था उस दिन भी हम लोगों ने एक शो किया था, तो पूरी जो मतलब जितनी भी आम जनता थी देश की, सबको इसी का इंतजार था कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो या फिर टैक्स स्लैब बढ़े। सर दूसरा एक इसमें है कि 2 चीज़ें बदलने वाली है, एक तो ये टैक्स स्लैब वाली बात आ गई, दूसरा है कि नया इनकम टैक्स बिल जो गवर्नमेंट ने बजट के कुछ दिन बाद प्रपोज किया था। तो सर उसमें आपको लगता नहीं कि एक बहुत बड़ा बेस नए रिजीम में अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा? तो इससे सरकार की, जैसा आपने बताया कि सरकार की स्पेंडिंग बढ़ेगी, सरकार की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा खर्च कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोन ज़्यादा लेंगे, घर ज़्यादा खरीदेंगे, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। तो लेकिन सर नए टैक्स बिल से अभी भी कई लोगों में कन्फ्यूजन है कि इस बिल में होगा क्या, तो सर उसको थोड़ा बताएंगे, न्यू इनकम टैक्स बिल से क्या फ़ायदा मिलेगा?
देखिए, पुराना टैक्स बिल 1965 के बाद गवर्नमेंट ने इस बार लगभग चेंज किया है और इसका फाइन प्रिंट अभी 1 तारीख के बाद एग्जैक्टली रूपरेखा समझ में आएगा। लेकिन ये जरूरी था कि पुराने टैक्स बिल को चेंज करके नए टैक्स बिल, नए टैक्स रिजीम जिसको हम कह रहे हैं वो लेकर के आए, ताकि अभी जो ओल्ड रिजीम है उसके अंदर में अलग अलग बेनिफिट्स थे, लेकिन टैक्स स्लैब की एक सीमित उसमें विकल्प था। लेकिन आज गवर्नमेंट ने इस विकल्प को अच्छे दायरों में खोल दिया है और आने वाले टाइम में न्यू टैक्स रिजीम ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा किसी भी टैक्स पेयर्स के लिए, और वो चाहते भी हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम को ही अब आगे फॉलो करें। जी सर, जो बेस बढ़ाई गई है, बेस बढ़ाने का मकसद ही यही था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू रिजीम में आएँ, और उसका असर दिखना भी शुरू हुआ है। क्योंकि अब आपके पास ऐसा भी है, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन लोगों के मन में है कि अगर मैं न्यू रिजीम में चला जाता हूं तो ओल्ड रिजीम में कैसे जाऊंगा, जो कि सरकार ने साफ कर दिया था कि एक बार आपने ऑप्शन चुन लिया तो आप फिर पुराने में नहीं जा पाएंगे। लेकिन सर वही बात आती है कि क्या आप पुराने रिजीम से न्यू रिजीम में शिफ्ट कर पाएंगे या फिर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे आप? रिजीम से न्यू रिजीम में भी आप, आज तो आपके ऊपर अभी तो चॉइस दिया हुआ है पुराने जी रिजीम जी और न्यू रिजीम में। आप अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपका टैक्स फाइलिंग करते हैं उनके साथ बैठ के आप डिटेल में एक रूपरेखा देख सकते हैं कि आपका फायदा किसमें है। जहां तक मेरी समझ है, न्यू टैक्स रिजीम में सीधा फायदा है, लो कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि वहां पे डिडक्शंस, गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्स बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके लिए फिर कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा है। नए टैक्स रिजीम में कॉम्प्लिकेशंस कम है, जैसा मैंने बताया आपको सिंपल भाषा में। जिसकी आज की आमदनी महीने की 1 लाख रुपए की आ रही है उनके अकाउंट में, सिंपल भाषा में वो आज टैक्स उनको पे करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि साल के 12 लाख रुपए की इनकम है। जी तो इस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप अपने कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के आप चूज करो कि आपके लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है या न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। लेकिन आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट यही चाह रही है कि न्यू टैक्स रिजीम को ही सही तरीके से सारे फॉलो करें। जी, जैसा कि सर आपने बताया, तो मैं बता दूं कि इनकम टैक्स पोर्टल पे भी ये सुविधा है कि आप कंपेयर टैक्स कर सकते हैं। आप अपना जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आप खुद से करना चाहें तो बड़े आसान तरीके से आप अपना सारा डिटेल डाल दें, उसके बाद एक कंपेयर टैक्स का ऑप्शन आता है, आप कंपेयर करेंगे तो साफ साफ दिख जाएगा कि न्यू रिजीम में कितना आपको बच रहा है, ओल्ड रिजीम में कितना बच रहा है, तो आप उसके मुताबिक चुन सकते हैं। तो सरकार ने सुविधाएँ तो बहुत सारी दे दी हैं अब, और चूँकि ऑनलाइन से बहुत कुछ आसान हो गया जीवन लोगों का। लेकिन सर ये शो करने का जो मकसद ये था कि लोगों को पता नहीं होता है कि हम इसको करें कैसे और पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी कहाँ, तो आधी अधूरी जानकारी लोगों को ना मिले। इसलिए मकसद यही है हमारा TV9 का कि आम जनता तक सही जानकारी पहुंचे और डिटेल में पहुंचे। तो सर आपका TV9 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि लोगों को बहुत कुछ क्लियर होगा। तो सर नमस्कार, धन्यवाद सर। तो ये थे एक्सपर्ट जिन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से कई सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, चाहे वो टैक्स सिस्टम हो, चाहे GST हो, चाहे UPI हो, चाहे आपका बैंकिंग अकाउंट हो। बस दिक्कत ये है कि लोग पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो UPI के बारे में आपको बताऊं कि ऐसा कोई UPI नंबर डीएक्टिवेट नहीं होने जा रहा है जो यूज़ कर रहे हैं। आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका नंबर अचानक से बंद नहीं हो जाएगा। वो केवल सरकार उन नंबरों को बंद कर रही है जिस पे कोई भी काम नहीं हुआ है, पिछले 3 महीने से ना कोई SMS आया है, ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही तमाम ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।